जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम जो है वो उसकी डेट जो है वैसे ही आएगी जैसे ही बता दिया जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का लगातार चल रहा है। और आज जो प्रैक्टिस सेट है हम आपको यहाँ दिखा दें कि आज जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट है 7 नंबर। ठीक है, तो इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जा कर के ज़रूर देखना, क्योंकि इनसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है भाई, चलिए तो अब इस वीडियो में भी बने रहिए, इस प्रैक्टिस सेट को भी आप लगाइए और हमें बताइएगा कि आपका जो स्कोर है इस प्रैक्टिस सेट में, यानी नंबर 7वें प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर जो है वो कितना गया है। ठीक है, तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो अभी आपने देखा था कि क्वेश्चन कौन सा था। तो ये है आपका क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक चौड़ी है। यहाँ पर चौड़ी की बात की गई है, ना कि लंबी। ठीक है भाई, और ना जल प्रवाह की दृष्टि से। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये बोला है कि भारत की कौन सी नदी सबसे अधिक चौड़ी है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर बताइएगा। देखिए, चौड़ी की बात की गई है आपसे। ठीक है भाई, गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और गोदावरी नदी। देखो, आपको पता होना चाहिए कि भारत की पूछी गई है तो ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ पर आपका आंसर तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, लेकिन कैसे? ब्रह्मपुत्र नदी जो है भाई, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई इसकी 2900 किलोमीटर है। कितनी? 2900 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर है। लेकिन ये कहाँ से, इसका उद्गम जो हुआ है ना, यहाँ इसका जो उद्गम हुआ है वो चीन से हुआ है। उद्गम की बात करें वो तो उद्गम तो भाई साहब इसका चीन से हुआ है। ठीक है, चीन से उद्गम हुआ है। लेकिन भारत में जो बहती है ना, ये भारत में अगर हम बात करें कि भारत में ये बहती है तो भारत में सिर्फ और सिर्फ 916 किलोमीटर के साथ ये भारत में बहती है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, गंगा भी यहाँ पर दी हुई है आपको, यमुना भी यहाँ पर दी हुई है आपको, और गोदावरी भी यहाँ पर दी हुई है आपको। ठीक है, 3 ऑप्शन और इनके बारे में भी बात करेंगे अभी आपसे। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चीन में इसको क्या कहा जाता है? चीन में इसको सांगपो नाम, क्या सांगको नाम से बुलाते हैं, सांगपो। तो सांगको नाम से चीन में बुलाते हैं। लेकिन बांग्लादेश में, अपने भारत की पहले बात कर लेते हैं, भारत में किस नाम से जानते हैं? तो भारत में से ब्रह्मपुत्र के नाम से, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं भारत में। ठीक है, और बांग्लादेश की बात करें, तो बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? जमुना के नाम से। अगर आपको मिले, जमुना और यमुना दोनों ही अलग अलग नदियां हैं, जमुना भी अलग है और यमुना भी अलग है। ये देख ले, बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, यहाँ पर आपको दिया हुआ है गंगा। अब गंगा की बात करें तो गंगा तो भारत की सबसे बड़ी नदी है भाई। सबसे लंबी नदी की बात करें, भारत की सबसे लंबी नदी की, यानी कि सबसे लंबी नदी की बात करें, लंबी नदी, तो भाई साहब वो कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी गंगा। अब गंगा क्यों हो जाएगी? क्योंकि भारत में ये 2525 किलोमीटर के साथ बहती है। कितने? 2525 किलोमीटर के साथ में ये भारत में बहती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें ना, अगर आपसे कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है आपकी यमुना। कौन हो जाएगी? यमुना। अब यमुना जो है वो 1375 किलोमीटर के साथ बहती है भारत में। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पर गोदावरी भी आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? गोदावरी। अब गोदावरी की बात करें अगर आप आपसे, तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है कहाँ की भाई? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि 1465 किलोमीटर के साथ बहती है और बंगाल की खाड़ी में जा कर के ये मिल जाती है। ठीक है, या फिर गिर जाती है। चलिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके राइट आंसर आपका ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि सबसे चौड़ी नदी है। जल प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तब भी आप चौड़ी नदी कौन सी लगाओगे? ब्रह्मपुत्र लगाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है। यहाँ पर विशेषकर सभी ध्यान दें,
हड़बड़ी में क्या करते हैं, वहाँ पर आप एक तो टाइम का प्रेशर रहता है आपके ऊपर एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है, लेकिन हड़बड़ी में क्या करते हैं मेरे भाई सभी कि नहीं को भूल जाते हैं। यहाँ किसको, इस नहीं को जो है भूल जाते हैं और शास्त्रीय नृत्य है ऐसा कुछ पढ़ लेते हैं और धड़ाक से आंसर लगा देते हैं, जो कि हो जाता है आपका गलत, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद में आंसर करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग हर एग्जाम के अंदर लगभग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस नहीं का जो है विशेषकर ध्यान रखें। इसमें बोला गया कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो इसमें एक ऐसा होगा जो शास्त्रीय नृत्य नहीं होगा, ठीक है। देखिए भरतनाट्यम जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, क्या है ये एक शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। कहाँ का है ये है आपका तमिलनाडु का। कहाँ का है भाई, तमिलनाडु का। मणिपुरी ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है, ये मणिपुर का। कहाँ का है भाई, ये मणिपुर का है। कथक ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ये कहाँ का है, यूपी का है भाई, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा आपसे कि कथकली कहाँ का है, कथकली, अगर कथकली की बात की जाएगी ये कहाँ का है, तो ये भाई साहब केरल का हो जाएगा। लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। क्या है ये, शास्त्रीय नृत्य है। देखिए यहाँ पर भांगड़ा बोला गया है। अब भांगड़ा कहाँ का है, तो भाई साहब भांगड़ा हो जाएगा आपका कहाँ का, पंजाब का। कहाँ का है भाई, भांगड़ा हो जाएगा पंजाब का, जो कि ये कैसा है, एक लोक नृत्य है। क्या है ये है लोक नृत्य, ठीक है। अब लोक नृत्य है, एक और लोक नृत्य है इसका गिद्दा। क्या है, पंजाब का है गिद्दा और भांगड़ा, दो हो जाते हैं। यहाँ पर कथक भी पूछा गया है जो कि यूपी का है। यूपी में और भी हैं, और भी लोक नृत्य हैं। यूपी के लोक नृत्य की बात करें तो यूपी में लोक नृत्य और भी हैं, जैसे कजरी है। क्या है, कजरी है, नौटंकी है, नौटंकी है, आपकी रासलीला है। क्या है, रासलीला है आपकी, ठीक है। तो ये जो हैं लोक नृत्य हो जाते हैं जो कि यूपी के हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर होता हुआ यहाँ पर भांगड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, और धड़ाक से आंसर दे दीजिएगा कि आपसे ये क्या पूछता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती। हमने फिर बोला है इस नहीं पर ज़्यादा जोर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं। यहाँ पर बोला है नहीं लगती है, अब इस नहीं को जोड़ दीजिएगा, नहीं, फिर से नहीं आ गया यहाँ पर। तो बताइएगा, उस राज्य की बात कर रहा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले पहले हम देख ही लेते हैं कि नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जो हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए नेपाल के साथ देखा जाए तो 5 राज्य भारत के, कितने राज्य, 5 राज्य हैं भारत के जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। जैसे उत्तराखंड है, ये आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश है, ठीक है भाई। बिहार है आपका, क्या है, बिहार है आपका। और आपका पश्चिम बंगाल है, कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक है भाई। और एक आपका है सिक्किम, कौन सा है, सिक्किम। ये 5 राज्य जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसमें से देख लीजिए कि कौन सा वो राज्य है जो कि नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर उत्तराखंड दिया हुआ है, ये तो करता है भाई, पश्चिम बंगाल भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, लेकिन करता कौन सा नहीं है, वो ये असम नहीं करता है इसमें से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम, ठीक है भाई। बाकी नेपाल के साथ सीमा जो साझा करते हैं हमारे राज्य, वो टोटल 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। चलिए यहाँ पर एक बार हम ये देख लेते हैं कि टोटल सीमा साझा करने वाले देख लेते हैं। जैसे कि नेपाल के साथ हमने आपको बताया, नेपाल के साथ में 1751 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। बाकी जैसे बांग्लादेश की बात करें कि बांग्लादेश के साथ हम कितनी, और सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं 4096.7 किलोमीटर की सीमा, ठीक है। चीन की बात करें, किसकी, चीन की, तो चीन में 3488 किलोमीटर की सीमा है। अफ़गानिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान की अगर बात करें तो सबसे कम अफ़गानिस्तान में करता है सीमा साझा 106 किलोमीटर की।
पाकिस्तान की बात करें आपसे, पाकिस्तान में सीमा साझा करने तो 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है पाकिस्तान। कौन रह गया? भूटान की बात करें भाई साहब, भूटान। अब भूटान जो है ये कितनी, तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। म्यांमार रह गया। अब म्यांमार की बात करें, म्यांमार जो है वो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ पर जो है ये हैं आपके सीमा साझा करने वाले, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो ये गया आपकी स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। चलिए बताइए, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? यहाँ पर उपग्रह के बारे में आपसे बोला गया है नहीं है, फिर से वो नहीं आ जाता है। ये नहीं है बड़ा पीछे पड़ गया भाई हमारे, हैं। चलो इसको देख ही लेते, इसको फोड़ ही देते हैं। ये नहीं है फिर से हमारे पीछे आ गया। यहाँ पर विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है पूछा गया है आपसे। शनि, शुक्र, पृथ्वी या फिर बृहस्पति, ठीक है। तो यहाँ पर उपग्रहों की अगर हम आपसे बात करें ना भाई कि उपग्रहों की, तो उपग्रहों की बात करें तो शनि के उपग्रह कितने हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो शनि के उपग्रह हो जाएंगे आपके 146, शुक्र के बस यही आपको आंसर था कि 0। क्यों? क्योंकि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी की बात करें तो एक उपग्रह हो जाएगा। बृहस्पति की बात करें तो इसके 95 यानी 95 उपग्रह हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बार सभी को देख लेते हैं। जैसे कि बुध की बात करें, किसकी? बुध की बात करें, मंगल की बात करें, मंगल की बात करें, बुध मंगल इसमें हो ही गया, शनि उसमें हो ही गया, अरुण की बात करें और वरुण की बात करें। इनको देखिएगा 8 ग्रह हैं, 4 ये गए 4 वो गए आपके, ठीक है। बुध की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बुध के जो उपग्रह हैं वो 0 मिलेगा, मंगल के उपग्रह 2 मिलेंगे आपको, अरुण के उपग्रह आपको 27 मिलेंगे और वरुण के उपग्रह आपको 14 मिलेंगे, ठीक है भाई। चलिए, क्यों? क्योंकि शुक्र के भी उपग्रह 0 है ना, कि 2 उपग्रह 8 ग्रहों में से सिर्फ 2 उपग्रह ऐसे हैं जिनके 2 ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के भी है, पृथ्वी का तो चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की बात करें तो 3,84,400 किलोमीटर की जो दूरी है वो कौन? पृथ्वी से चंद्रमा की ये दूरी हो जाएगी। कितनी? 3,84,400 किलोमीटर की जो दूरी है वो पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी हो जाती है, ठीक है। बाकी बृहस्पति, और बृहस्पति सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें तो गैनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह। शनि के बड़े उपग्रह की बात करें तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा यहाँ पर। बाकी प्रेजेंट के जो हैं वो उपग्रह ये है यहाँ पर, ठीक है। मंगल के उपग्रहों की बात करें तो मंगल का उपग्रह है डिवोस और फिबोस, मंगल के 2 उपग्रह हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं हम आपसे। इसमें जो है हमने आपको बता दिया कि शुक्र जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा दिल थाम के। आपका आंसर जबरदस्त आना चाहिए कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डरा धमका देने वाला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है भाई। चलिए बताइए, इसमें पंचायती राज दिवस के बारे में पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस जो है आखिर कब मनाया जाता है। 24 मार्च को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अगस्त को मनाया जाता है, 24 जून को मनाया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन आ गए तो फिर सोचिए आप क्या करोगे। हमने जो है यहाँ पर टाइपिस्ट में ये नहीं लिख पाया है कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर आया है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें यही नहीं लिख पाया है कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर आया है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। देखिए बात तो आपको ये बता दें, ये कोई ज़्यादा पुराने नहीं है। 2020 से लेकर के और 2023 के बीच के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी के यहाँ पर क्वेश्चन लगे हुए हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 3 साल, मात्र 3 साल के हैं। कितने आपको दिखाई दे भी रहा है? मात्र 3 साल पुराने जो क्वेश्चन है। अब 3 साल को तो आप प्रेजेंट में ही मान के चलिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम होंगे इन्हीं के लगभग में होंगे, ठीक है भाई। अच्छे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि आए हुए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। चलिए बताइएगा, पंचायती राज यहाँ पर पूछा गया है। क्या पूछा गया है? राष्ट्र पंचायती राज के बारे में। देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो दिल थाम के ये हो जाएगा 24 अप्रैल। अब 24 अप्रैल क्यों हो जाएगा भाई? इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। 24 अप्रैल इसीलिए हो जाएगा भाई क्योंकि 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993 का एक दिन था। उस दिन हुआ ये
कि 24 अप्रैल 1993 को संविधान किसको, राष्ट्रीय पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। किसको, राष्ट्रीय पंचायती राज्य को, यानी कि पंचायती राज्य को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। किसके द्वारा हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हुआ इसीलिए क्योंकि 11वीं अनुसूची जो है, 11वीं अनुसूची के बारे में बात करें, जैसे 11वीं अनुसूची है, कौन सी, 11वीं अनुसूची आई थी, वो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जो आई थी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। अब इसमें जो है पंचायती राज के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज के बारे में बताया गया, प्लस इसमें 29 विषयों के साथ, 29 विषयों के साथ में, ठीक है भाई। पंचायती राज के बारे में 11वीं अनुसूची के अंदर 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ही 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब 24 अप्रैल से इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था, उससे पहले दर्जा प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। बाकी देखिए, इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है, एक आर्टिकल 40 है, इसमें आपको ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। किसके, ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। तो इसको भी विशेषकर आप ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम आपसे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए, हाँ भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। आपने सभी का निर्वाचन का मतलब होता है कि चुनाव इलेक्शन, जो कि लोकसभा चुनाव अभी आने वाले हैं, उनके बारे में अभी आपसे बात करेंगे, ज़्यादा घबराइएगा मत। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, क्या उसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष, या कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसमें से आपका आंसर क्या आना चाहिए, इसके कमेंट कर जरूर बताइएगा। चलिए पहले हम आपसे ये बता दें कि लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, वो किसके हो रहे हैं भाई। क्या आपने कभी देखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप गए हो कभी, क्या आपने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कभी वोट किया है। अगर हम आपसे ये ना पूछकर अगर ये पूछे क्या आपने प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए वोट किया है, तो आप बोलोगे अरे भैया प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए तो हमने वोट किया है, पिछली बार भी किया था, अब फिर करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए वोट तो करने जा रहे हो ना, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का, वो एक अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये होता है कि प्रत्यक्ष रूप का मतलब हो गया कि जिसे आप जानते हो, आपने वोट किया है, जनता ने वोट किया है, उसका मतलब प्रत्यक्ष रूप हो गया। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप जिसमें जनता ने वोट नहीं किया है। अब चुनाव का चुनाव हो रहा है, फिर भी जनता ने वोट नहीं किया है। अब आप सोचिएगा कि जनता ने वोट नहीं किया, फिर भी राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, लेकिन वोट किया तो किया किसने। बड़ी समस्या है भाई कि वोट किया तो किया किसने, फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, जनता ने वोट भी नहीं किया, तो फिर वोट किसने किया। अब हम बताएंगे वोट किसने किया। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है, क्या है, चुनाव, वो कौन करता है। देखिए, संसद के अंदर, संसद व आर्टिकल, संसद की बात करें तो संसद आर्टिकल 79 में है। तो संसद के अंदर जो होते हैं सांसद, क्या होते हैं, जिनको बोलते हो आप सांसद, सांसद बोलते हो ना, तो वही जो सीट होती हैं, क्या होती हैं, सीट। जैसे राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा की बात करें और लोकसभा की बात करें, तो राज्यसभा आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81। अब राज्यसभा के अंदर सीटें कितनी हैं, 245, और लोकसभा के अंदर सीटें कितनी हैं, 552, ठीक है ना। तो ये जो सीटें हैं ना, ये है आपके सांसद। तो यही लोग वोट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही लोग वोट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना, यहाँ पर जनता नहीं है, यहाँ पर ये लोग हैं जो वोट करेंगे आपको राष्ट्रपति चुनाव के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। अब राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंदर है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 के अंदर। लेकिन फिलहाल में जो होने जा रहा है चुनाव, यानी कि अभी के चुनाव की बात करें, वो लोकसभा का चुनाव है। किसका है,
लोकसभा का चुनाव। भाई मेरे, अब ये लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, किसका? सीधी सी बात, पीएम का चुनाव होने जा रहा है। पीएम जो कि आर्टिकल 75 में है। कितने में? आर्टिकल 75 में पीएम का चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आप जाकर के वोट करोगे और सांसद चुनेंगे तो पीएम भी बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करेंगे, और बाकी अप्रत्यक्ष रूप से वो जो होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से किसका होता है? पीएम का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये गया आपके सामने, बताइएगा। निम्नलिखित में से आरबीआई बैंक का कार्य नहीं है। इस नहीं ने भाई साहब आज पीछे नहीं छोड़ा, आज पीछा छोड़ा ही नहीं, मतलब इस नहीं ने तो बताइए, इसमें फिर से नहीं आ गया, क्या करें? देखिए, नहीं, निम्नलिखित में से आरबीआई बैंक का कार्य नहीं है। यहाँ पर देखिए कार्य नहीं है, क्या उसका कार्य नोट निर्गम करने का नहीं है? क्या उसका कार्य बैंकों का बैंक नहीं है? क्या उसका कार्य सरकार का बैंक नहीं है? क्या उसका कार्य जनता से जमा स्वीकार करना नहीं है? इसमें से आप ऑप्शन दीजिए कि कौन सा कार्य नहीं है। देखिए, जो आरबीआई बैंक है ना, आरबीआई बैंक जो है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल और 1935 को इसकी स्थापना होती है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। कहाँ था भाई? कलकत्ता। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। कहाँ है? मुंबई इसका हेडक्वार्टर चला गया है वर्तमान में। ठीक है, लेकिन आरबीआई की बात करते हैं हम यहाँ पर, किसकी? आरबीआई की। तो आरबीआई की ये है कि क्या नोट नहीं बनाती? बिल्कुल बनाती है आरबीआई। बैंकों का बैंक नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं बैंकों का बैंक। क्या इसे सरकार का बैंक नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं सरकार का बैंक। जनता से जमा स्वीकार करना, क्या इसका ये काम है? इसका ये काम नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनता से जमा स्वीकार करना। क्या जनता कभी भी आरबीआई बैंक के अंदर जमा स्वीकार करने गई है? क्या अपना पैसा जमा करने के लिए गई है? और है कहाँ पर? मुंबई के अंदर है ये। कहाँ पर है? तो आप कभी मुंबई के अंदर पैसा जमा करने के लिए गए हो? नहीं गए हो। आप तो अभी अपने नज़दीकी मार्केट में पैसा जमा करने के लिए बैंक में जाते हो, है ना, जो कि और सारी बैंक है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई बैंक है, इनमें जाते हो आप, ना कि आरबीआई में जाते हो। ठीक है, तो बैंकों का बैंक भी इन्हें कहते हैं। अब कहते कैसे हैं इसे भी आप देख लीजिए। देखिए कैसे, जैसे ये आरबीआई है, क्या है ये? आरबीआई। ठीक है भाई, अब यहाँ पर है एक और बैंक, यहाँ पर है बैंक जो कि आपकी बैंक है, जिसमें आप पैसा जमा करने जाते हो। ठीक है, और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर है आप लोग, यानी कि आप लोग। कौन है यहाँ पर? आप लोग हो यहाँ पर। एक काम ये भी है, एक काम के बारे में हम ये भी बता दें। अब देखिए, जैसे ये बैंक आरबीआई से क्या ले? पैसा ले। क्या ले? पैसा। ये ले रही है यहाँ से पैसा। क्या ले लिया इसने? इस बैंक ने यहाँ से क्या ले लिया? पैसा। ठीक है, क्या ले लिया इसने? इसने ले लिया पैसा। किससे? आरबीआई से। अब आरबीआई से ये क्या लेगी? आरबीआई इससे क्या लेगी? आरबीआई इससे लेगी ब्याज। क्या लेगी? ब्याज लेगी। और यही पैसा, ये जो पैसा लिया है, ये पैसा आप लोगों को ट्रांसफ़र कर देती है। आप लोगों को पैसा ज़रूरत होता है तो बैंक से लाते हो कि नहीं लाते हो? यही पैसा आपको देते हो, फिर आप लोग क्या करते हो? इसको ब्याज देते हो। क्या दोगे? ब्याज, जिसे आप लोन बोलते हो। क्या बोलते हो? लोन। तो वो आरबीआई के थ्रू ही आपके पास जाता है, जब बैंक में आता है फिर आपको दिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? जिसे बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं इसे? रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट भी एक होता है, उसके बारे में आगे आपसे बात कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर आपसे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बताइए। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यहाँ पर दक्षिण हटा दीजिए, ये दक्षिण यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, बताइए। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं के शासनकाल में आया था, अकबर के शासनकाल में आया था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आया था? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अदा करते हैं कि आप जो है बड़े दिल थाम के इसका ऑप्शन
आप आंसर दोगे। चलिए बताइएगा कौन सा आपका आंसर आने वाला है इसमें से। चलिए आपसे तो उम्मीद ही नहीं है, हम ही बता देते हैं। देखिए अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो है ये आया कब था? देखिए ये आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। मोरक्को जो अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में क्या है? मोरक्को एक देश है। क्या है? देश है मोरक्को। वहाँ से आया था। कब आया था? 1333 ईस्वी में ये आया था। 1333 ईस्वी में ये आया था। लेकिन उस समय पर जो शासनकाल चल रहा था, चल किसका रहा था? उस समय पर मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT, MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक का चल रहा था शासनकाल। इसका शासनकाल 1325 से लेकर के और 1351 तक चला था। 1351, ठीक है भाई। 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल चला था। और 1333 में जो है वो आ जाता है कौन? इब्न बतूता। अब देखिए 1333 में तो आ जाता है, 1333 में तो ये आ जाता है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है। तो ये किस वंश से था? अगर वंश की बात करें तो ये था तुगलक वंश। क्या? तुगलक वंश, जो खुद ही 1320 से लेकर के और 1414 तक चला था। ठीक है भाई। बाकी 1333 के ही यानी कि इसी के शासन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपका राइट आंसर होता है मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही 1336 ईस्वी में एक घटना और घटती है। 1336 ईस्वी में एक घटना और घटती है, वो है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। इसीलिए हम आपको लगे हाथों इसीलिए बता दिया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना जो की थी वो हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का कौन थे? ये दो भाई थे, हरियर और बुक्का। हरियर और बुक्का नाम के दो भाई थे। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने राजधानी जो है, अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी इन्होंने बड़ी अच्छी सी चीज़ है, हम्पी। क्या है? हम्पी को राजधानी बनाया, जिसको तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर कौन थी? हम्पी कहाँ थी? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में होती हुई यहाँ पर। और आपका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पर होता हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर केरल राज्य में स्थित है? यानी कि केरल राज्य में कौन सा वो मंदिर है जो स्थित है? वो यहाँ पर आपको दिया हुआ है। सबरीमाला मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, लिंगराज मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है। अब दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो दिलवाड़ा जैनों का मंदिर, दिलवाड़ा जैन मंदिर इसको बुलाया गया जाता है। और ये मंदिर जो है वो कहाँ पर है? ये है राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है ये? ये है राजस्थान के अंदर। ठीक है भाई, कहाँ है ये? ये राजस्थान के अंदर है। लिंगराज मंदिर ये उड़ीसा का है। कहाँ का? ये उड़ीसा का है भाई, ये उड़ीसा का है। अक्षरधाम मंदिर ये कहाँ का है? ये भाई साहब दिल्ली का है। कहाँ पर? दिल्ली का, दिल्ली में है अक्षरधाम मंदिर। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में और दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के अंदर है। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? अरे भैया यही तो है केरल के अंदर। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? यही तो है केरल के अंदर सबरीमाला मंदिर। ठीक है। तो कौन सा मंदिर केरल में है? सबरीमाला मंदिर, जो कि कहाँ है? केरल में हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बताइएगा। यह है आपके सामने, जवाब दीजिएगा फटाफट। भारत के इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? फिर से आ गया ना? नहीं, अरे भाई इसने तो आज माथा खा लिया। नहीं, ये नहीं, फिर से आ गया। नहीं है, इस सब फिर से पूछा गया है कि नहीं है। खजुराहो, भीमबेटका, सांची का स्तूप, आनंद भवन। बताइएगा इनमें से कौन सा वो स्थान है या कौन सा वो स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, चलिए बताइए। देखिए खजुराहो जो है ये एमपी के अंदर है। कहाँ पर है भाई? एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर। भीमबेटका जो है ये भी एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। सांची का स्तूप ये भी एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर। और आनंद भवन जो कि यूपी के अंदर है। कहाँ पर है?
यूपी के अंदर, यूपी में भी कहाँ पर, इलाहाबाद के अंदर, ठीक है, कहाँ पर, इलाहाबाद के अंदर। और इससे जुड़ा हुआ क्या है, ये जुड़ा हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है, किसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू से। लेकिन ये जो 3 हैं वो तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, लेकिन ये जो है ये विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। और भी हैं, जैसे आगरा का किला है, क्या है, आगरा का किला, ये जो है ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। लाल किला है, क्या है, लाल किला, ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है, दिल्ली वाला भाई, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल है। फतेहपुर सीकरी है, फतेहपुर सीकरी की बात करें, ये भी विश्व धरोहर सूची में शामिल है। और भी बहुत सारी हैं जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए आज का। चलिए, तो ये गया चमचमाता हुआ खूबसूरत क्वेश्चन, और आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं है। अब पूछ रहा है अफ्रीका में नदी नहीं है, यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में जो है कौन सी नदी नहीं है। क्या नील नदी नहीं है, नाइजर नदी नहीं है, नारंगी नदी नहीं है, या फिर अमेजन नदी नहीं है, बताइएगा इसका आंसर। तो आप बोलोगे जी सरकार बता तो दें कि आंसर इसका क्या होना चाहिए। तो आंसर हमारे हिसाब से होना चाहिए इसका क्या, आप बोलोगे कि अमेजन नदी जो है वो अफ्रीका में नहीं है। अगर अमेजन नदी अफ्रीका में नहीं है तो फिर अमेजन नदी है कहाँ पर, ये भी सवाल है भाई। तो ये देखिए भाई, अमेजन नदी अगर अफ्रीका में नहीं है तो अमेजन नदी को हम भेज देते हैं दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका। कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका, जा भाई चली जा, दक्षिण अमेरिका चली जा तू, ठीक है। लेकिन दक्षिण अमेरिका तो चली जाएगी, लेकिन चली कैसे जाएगी, विश्व की, इस नदी को विश्व की सबसे चौड़ी कहें या जल प्रवाह की दृष्टि से, जल प्रवाह की दृष्टि से देखा जाए तो वो कौन सी नदी है भाई साहब, यानी कि विश्व की सबसे चौड़ी कहें या फिर जल प्रवाह की दृष्टि से कहें तो वो नदी कौन सी है, तो वो नदी आपकी है अमेजन नदी, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका के अंदर है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि विश्व की सबसे बड़ी नदी, यानी कि सबसे बड़ी नदी की बात करें, फिर क्या करते, बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी नदी या फिर लंबी नदी, क्या लंबी नदी की बात करें तो आपकी क्या होनी चाहिए, फिर आपका राइट आंसर होना चाहिए कि नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है और 6650 किलोमीटर के साथ ये बहती है। क्या 6650 किलोमीटर के साथ में ये बहती है और भूमध्य सागर में जाकर के विलय हो जाती है या फिर मिल जाती है या फिर गिर जाती है, ठीक है भाई। जो आपको जैसा अच्छा लगे वो आप कहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या होना चाहिए, और शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है ये भी, बताइएगा। पूछा गया है आपसे कि कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। हे भगवान, जाते जाते भी इस नहीं ने पीछा नहीं छोड़ा, बताइएगा। नहीं गुजरती है, क्या है, नहीं गुजरती है, तो बताइएगा भाई किस राज्य से नहीं गुजरती है। क्या उड़ीसा से नहीं गुजरती है, क्या झारखंड से नहीं गुजरती है, क्या मिजोरम से नहीं गुजरती है, क्या राजस्थान से नहीं गुजरती है, आप बताइए। आपको तो अच्छे से पता होगा, कई सारे क्वेश्चनों में मैंने इसका जिक्र किया है, कई सारे प्रैक्टिस सेटों में मैंने इसका जिक्र किया है, तो आपको नहीं पता होना चाहिए। अगर आपने प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो आप ज़रूर आंसर बताओगे इसको कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए बताइए। वैसे हम ये देख लेते हैं कि कर्क रेखा जो है, क्या कर्क रेखा जो है वो भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अपने आप आंसर निकाल लोगे आप कि कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो टोटल कितने राज्य है, 8 राज्य भाई साहब। कितने हैं, 8 राज्य भाई साहब। अब 8 राज्य तो हैं, लेकिन वो राज्य कौन कौन से हैं तो इसके बारे में आपसे बात कर लेते हैं। देखिए 8 राज्य तो हैं, कौन सा, पहले राजस्थान है, कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान की बात करें, आपका गुजरात है, कौन सा है, गुजरात है, यानी कि पहले गुजरात से होकर के निकलती है।
फिर राजस्थान में आती है, फिर आपकी मध्य प्रदेश में आती है, यानी कि मध्य प्रदेश में आती है, मध्य प्रदेश में आती है। उसके बाद भाई साहब आपकी छत्तीसगढ़ में आती है। किस में? छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आती है। 5वें नंबर की बात करें, झारखंड में आती है। कहाँ पर? झारखंड। अब भाई साहब क्या होना चाहिए? 6वें नंबर की बात करें तो 6वें नंबर पे आपके झारखंड के बाद में भाई साहब अब जाएगी कहाँ? अब झारखंड के बाद में कौन सा राज्य आता है आपको पता होना चाहिए। झारखंड के बाद आता है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल के बाद में क्या है? त्रिपुरा है। क्या है? त्रिपुरा। अब त्रिपुरा के बाद में जो लास्ट बचता है वो बचता है आपका मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ये जो है 8 राज्यों से होकर के आपकी कर्क रेखा जो है गुजरती है। अब ये आपके सामने 8 राज्य हैं, तो आप बताइए कि इनमें से वो कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो आप बोलोगे कि भैया जी इनमें से जो है हमें उड़ीसा जो है ये आंख दिखा रहा है, तो इसको आंख दिखा रहा है तो इसको उड़ा दो इसको यहाँ से। ठीक है, तो आपका आंसर उड़ीसा यहाँ पर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन था वो वहाँ पर ही समाप्त होता है यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब हमें कमेंट कर ये बताएं कि आपका जो है इस सेट में से, इस प्रैक्टिस सेट में से कितना स्कोर हुआ है। ठीक है भाई, चलिए हम आपसे एक नई वीडियो में आपसे बात करते हैं। चलिए ठीक है ना, और आप स्कोर ज़रूर शेयर करना अपना। चलिए ठीक है, एक नई वीडियो में बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।